Hey, hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So guys, today in this video, we are going to discuss our comprehensive strategy to crack AIMS nursing exam in the last 10 days. So guys, before we dive into the strategy, it is very important to remember that these last 10 days are very crucial for your preparation. So stay focused and make the most of this time. So students, we will divide this video in different 10 days टारगेट्स एंड डिफरेंट टॉपिक। सो स्टूडेंट, सबसे पहले एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने पूरा ईयर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। किसी पे भी आप लोगों को ट्रस्ट हो या नहीं हो, बट आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन पे जरूर ट्रस्ट रखना है कि हाँ, मैंने इस पूरे 1 ईयर में बहुत हार्ड वर्क किया है। अब दिस इज द ओनली टाइम उस हार्ड वर्क को आप लोगों को और ज्यादा शाइन कराना है, तभी आप लोग खुद भी शाइन कर पाओगे। पहले अपनी हार्ड वर्क को शाइन कराना है। तो बिफोर वेस्टिंग सो मच टाइम, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा ट्रिक्स के बारे में बता देती हूँ बच्चों कि एग्जैक्टली आप लोगों को कैसे यहाँ पे याद रखना है कि कैसे हम इन 10 डेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। देखो बच्चों, सबसे पहले आप अपने इन 10 डेज को, स्पेशली स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैम 10 डेज नहीं 11 डेज है। अब हमारे बच्चों को यार बहुत कंफ्यूजन है एग्जाम की डेट में भी। तो बच्चों, आप लोगों को एग्जाम है वो 12 जून में होने वाला है। प्लस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, आप लोगों का एडमिट कार्ड भी रिलीज होगा 2 जून को। तो 2 जून के सबके सब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। देन फिर आपका 12 जून को एग्जाम होगा। मैं अभी कंसीडर करके चल रही हूँ कि हमारे पास सिर्फ 10 डेज हैं, तो 10 डेज को हम 3 की मल्टीपल्स में डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे वो समझना। मैंने क्या किया, इनको 3 डेज का करके एक पैरा बना दिया। फर्स्ट 3 डेज में हम लोग एक सब्जेक्ट कवर करेंगे पूरा, फिर नेक्स्ट 3 डेज में हम लोग दूसरा सब्जेक्ट कवर करेंगे, नेक्स्ट 3 डेज में हम लोग 4 सब्जेक्ट कवर करेंगे, आंसर बचेगा हमारे पास 1 डे। तो अब बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स, प्लस आपको अपना वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास मेरी फिजिक्स वीक है। तो अगर मैं नीट एग्जाम दे सॉरी एम्स नर्सिंग का एग्जाम दे रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले फिजिक्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स में मुझे ये लगता है कि मैक्सिमली मेरे इन्हीं टॉपिक्स में मिस्टेक होती है। बिकॉज आप लोगों मॉक टेस्ट भी आप लोग लगा रहे हैं, एंड बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। बिकॉज मॉक टेस्ट जितने ज्यादा आप लोग अटेम्प्ट करोगे, उतनी ज्यादा आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि आप लोग एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रहे हो, आप लोगों की मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला अपना वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो लास्ट स्ट्रेटजी में हमारा सबसे पहला पॉइंट ये रहने वाला है 10 डे स्ट्रेटजी का, आइडेंटिफाई योर वीक सब्जेक्ट। वीक सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोग आइडेंटिफाई करो आपका वहां पे वीक पॉइंट क्या है। अब हमारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमें तो ये नहीं पता कि हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं होता है, एग्जैक्टली जो नीट में हम लोग जिन चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करते थे, जैसे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में, सेम हमारा एम्स भी पैटर्न फॉलो करता है। जो डिफिकल्टी लेवल नीट का रहता है, एग्जैक्टली सेम ही डिफिकल्टी लेवल एम्स नर्सिंग का रहता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम एम्स नर्सिंग के पीवाईक्यूज जो आप करा रहे हो वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। बच्चा, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड दीज आर नॉट द एग्जैक्ट पीवाईक्यूज। एग्जैक्ट पीवाईक्यूज नहीं है, क्योंकि एम्स नर्सिंग एक कॉन्फिडेंशियल एग्जाम होता है जिसके कभी पीवाईक्यूज रिलीज नहीं होते। ये सिर्फ एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। मेमोरी बेस्ड इन क्वेश्चंस को जनरेट किया हुआ, टीचर्स ने कोड किया हुआ है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको आइडिया दे सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एग्जैक्टली भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, उसी सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो भी आपको पीवाईक्यू में क्वेश्चन आप लगा रहे हो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इट मीन्स यू हैव टू स्टडी द सेम टॉपिक। सेम क्वेश्चन को रटना है या नहीं रटना है, बट उस एक सेम टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना है। बिकॉज यहां से आप लोगों को आइडिया मिल रहा है टॉपिक्स का, नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस अगर आपसे हो रहा है, इट मीन्स आपका टॉपिक क्लियर है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपका टॉपिक वीक है वहां पे। तो अपने टॉपिक पे आप लोगों को फोकस करना है। तो फर्स्ट 3 डेज में मेरे को सब के सब स्टूडेंट्स प्रॉमिस करेंगे कि आप लोग अपना फिजिक्स कवर अप कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग के
3 डेज में सिर्फ और सिर्फ पूरा फिजिक्स रिवाइज कर लो, और इन 3 डेज को भी ऐसे डिवाइड कर लो, एक दिन पूरा 11th फिजिक्स, ठीक है, सेकेंड डे पूरा 12th फिजिक्स कर लो, एंड थर्ड डे सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज लगा लो, ऐसे डिवाइड कर लो इन 3 डेज, कर लोगे। फिर उसके बाद आओगे आप लोग हमारे केमिस्ट्री पार्ट पे। केमिस्ट्री में भी सेम चीज आप लोग करोगे, फर्स्ट डे 11 देन 12 एंड देन थर्ड डे आप लोग पीवाईक्यू स्टडी करोगे। फिर आते हैं हम अपने बायो में, बायोलॉजी पे भी आप लोग सेम चीजें अप्लाई करने वाले हो, फर्स्ट 11th 12th एंड पीवाईक्यूज। 11th में बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है। जो हमारा लास्ट डे बचता है इसमें आप सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन बैठ के जीके के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, एंड हमारा 11th डे मतलब 11th ऑफ जून, उसमें आप क्या करने वाले हो, उसमें आप लोग कंबाइन पेपर सॉल्व करोगे, पीवाईक्यूज लगाओगे कंबाइन। बट ये तो ऐसी चीज है जिसको आपको पूरा दिन फॉलो करनी है। थोड़ा सा टाइम टेबल के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी इन लास्ट 10 डेज में आपका जो प्रिपरेशन टाइम पीरियड होना चाहिए बच्चों, 8 से 9 आवर्स का होना चाहिए। अब 8 से 9 आवर्स में आप लोग क्या करोगे, 6 से 7 आवर्स की आप लोग करोगे सेल्फ स्टडी। 6 से 7 आवर्स तक आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है, एंड डेली 2 आवर्स आपको फिक्स ऐसे रखने हैं जिसमें आप एक मॉक टेस्ट लगाओगे ही लगाओगे। 2 आवर्स जिसमें एक मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट मतलब उसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायोलॉजी एंड 10 क्वेश्चन उसमें जीके के होंगे। मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी आपके उसमें, हमारे पास जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको डे वाइज मॉक टेस्ट शेयर करूंगी, डे 1 डे 2 डे 3 लिख के। बट इट्स योर ड्यूटी कि आप लोग उसको टाइमली फिनिश करो बच्चों, बिकॉज आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा सिलेक्शन। पढ़ाई सब स्टूडेंट्स ने की है, मेन चीज होती है कि आपने जो पढ़ा है आप उसको प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बिकॉज पढ़ सब लेता है, रिवीजन ना करने की वजह से जब एग्जाम देने बैठोगे ना, सब भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, ट्रस्ट में बच्चों। तो इसलिए इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बता देती हूँ, कुछ बच्चे कट ऑफ को लेके भी यहाँ पे कंफ्यूज हैं। तो बच्चों हमारे पास जो एससी और एसटी वाले स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज एम्स नर्सिंग का जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 का। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अगर आप SC ST कैटेगरी से लाए कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बोलूंगी बच्चों कि एटलीस्ट 45 से 55 के बीच आपका स्कोर होना ही होना चाहिए। ये वो रेंज है जिसको हम बोलते हैं सेफ स्कोर। इससे हाईएस्ट चले जाना बट इससे लो मत जाना। अगर आप लोग 40 मार्क्स लेके आ रहे हो तो प्लीज मत सोचना कि आपको सीट मिल जाएगी एम्स नर्सिंग के लिए। 45 प्लस, 45 से 55 के बीच में उसकी प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ गई है। फिर हमारे पास आ जाते हैं ओबीसी वाले, तो ओबीसी वाले स्टूडेंट्स को 55 से 60 तक के मार्क्स लिखने हैं। देन हमारे पास जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम रहती है, 65 to 70। दिस इज द सेफ स्कोर जहां पे आपको किसी भी एम्स नर्सिंग में एडमिशन मिल ही मिल जाएगा। तो ये आप लोग, बिकॉज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। 45 मार्क्स है, सपोज हमारे पास कोई SC ST वाला स्टूडेंट है तो उसको 45 मार्क्स कैसे लेके आना है वो चीज देखो, मैं आप लोगों को एक और ट्रिक समझाती हूँ। आप देखो 45 मार्क्स को आप लोग कैसे डिवाइड कर सकते हो। 45 मार्क्स, सपोज हमारे पास ऐसा कोई SC ST कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसको ये लग रहा है कि भाई उसकी बायो बहुत स्ट्रांग है, तो बायो में बच्चा आप अपने मार्क्स लेके आओ 20 तक। 20 मार्क्स अपने बायो में, बिकॉज एग्जाम में कितना है 30 मार्क्स का, तो 30/20 मतलब 20 मार्क्स आउट ऑफ 30 आपको लेके आना है। फिर आप लोग 10 मार्क्स फिजिक्स में ले आओ, बिकॉज मैं कंसीडर कर रही हूँ कि भाई आप लोगों ने फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो तब भी 10 क्वेश्चन तो सॉल्व करके आओगे ही आओगे। बच्चों प्लीज नेगेटिव मार्किंग से बचना, नेगेटिव मार्किंग कोई स्टूडेंट नहीं करेगा। एंड अगेन 10 ही आप लोग केमिस्ट्री में कर लो, और जीके में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो आप करके आ जाओगे। कितने हो गए, 20 30 40 एंड 5 45। 45 मार्क्स तो बच्चों तब आपके बन जाते हैं जब आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बायो अच्छे से पढ़ी है। फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ऐसे कंसिडर 40% सिलेबस पढ़ा है, वो 40% में मैं 11th नहीं पढ़ी है पूरी, मान लिया 12th पढ़ी है ना, पूरी 12th में से मैं आप लोगों को गारंटेड बोल सकती हूँ 10 क्वेश्चन, 10 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। अगर 30 क्वेश्चन फिजिक्स में आ रहा है ना, तो 30 क्वेश्चन में से आपको 15 11 से मिलेंगे, 15 आपको 12th से मिलेंगे।
तो बच्चों सेम केमिस्ट्री में मिलेगा। तो अगर नहीं 11th पढ़ी है, कोई टेंशन नहीं लेना है, अपनी 12th रिवाइज कर लो। सीयूटी का एग्जाम दिया होगा ना अभी, उसी को रिवाइज करो अच्छे से, मत सोचो कुछ भी। जनरल नॉलेज के लिए 5 क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग करके आ जाओगे, 45 हो गए। अगर आप लोगों को लगता है और स्कोर अपना इंप्रूव करना है, 11th के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवाइज कर लो। केमिस्ट्री में कर लो, फिजिक्स नहीं होते छोड़ दो, केमिस्ट्री में कर लो 11th के। सेम हमारे पास जितने भी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ये चीज करेंगे। हमारे जनरल वालों को 60 मार्क्स चाहिए, तो अपनी भाई स्कोर लेके आओ 25 तक बायोलॉजी में, 15 एंड एटलीस्ट 20 ही केमिस्ट्री में लेके आओ। कितने हो गए? 60 मार्क्स। एंड अगर हम बात करें जीके की, तो भाई जीके में 5 10 तो आने से रहे, 5 मार्क्स आप ले आओ, 65 हो गए। फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, कौन सा आपका स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उस पर वर्क करो कि उसमें से आपके क्वेश्चंस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, देन इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। भाई नीट में तो क्या होता है, नीट में 200 क्वेश्चन आता है, नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा होती है, पूरे 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इस चीज को एनालाइज करो अच्छे से बच्चों। कट ऑफ बहुत कम है, वहां पे बच्चे 550 तक मार्क्स लेके आ जाते हैं, 500 तक लेके आ जाते हैं, तब भी सिलेक्शन नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों का भाई 50% पे सिलेक्शन हो जा रहा है, इजी है ना। वहां पे आपको एमबीबीएस में आपको 5 इयर्स तक मेहनत करनी है, यहाँ पे आपको 3 इयर्स करोगे, 3 इयर्स के बाद ही आपकी पोस्टिंग हो जाती है। कोर्स 4 ईयर का होता है, बट 3rd ईयर के बाद आप लोगों की पोस्टिंग हो जाती है, स्टाइपेंड आनी शुरू हो जाती है। एग्जाम दे दो अच्छे से, एग्जाम देने के बाद मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को पूरा फीस स्ट्रक्चर बताऊंगी। भाई आप पूरी की पूरी बीएससी नर्सिंग कर लेना, सबसे अच्छा मोटिवेशन हमारे बच्चों के लिए यही रहता है, पूरी बीएससी नर्सिंग कर लेना, 5,000 से ज्यादा खर्च नहीं आने वाला। इवन 5,000 तो बहुत ज्यादा है, मैंने पूरा कैलकुलेट किया था, 2100 तक बैठ रहा था। सिर्फ 2100 रुपए, जो शगुन में भी दे देता है कोई रिलेटिव्स को, उतने में आपकी पूरी बीएससी नर्सिंग हो जाएगी एम्स से, विद योर हॉस्टल चार्जेस। हॉस्टल के साथ साथ 50 रुपीज होते हैं, सिर्फ 50 रुपीज, 100 रुपीज पूरा हॉस्टल चार्ज। एंड एम्स ड्रीम कॉलेज है हमारे बच्चों का, एमबीबीएस नहीं तो एम्स नर्सिंग कर लो, इक्वल है दोनों के दोनों कोर्सेस। तो बच्चों इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कोई और मोटिवेशन आप लोगों को मिल सकता है। सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की पढ़ाई, प्रॉपर रिवीजन ही आप लोगों का सिलेक्शन दिखा दे सकता है। बाद में रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है कि आप लोग बाद में बैठ के रिग्रेट करो, मत करो ऐसा, पढ़ाई करो अच्छे से। सो बच्चों हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके जितने भी स्टूडेंट्स एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर करो। सेम हमारे पास जो पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग कुछ क्वेश्चन स्ट्रेटजी करेंगे। पूरा 1 मंथ तो प्रॉपर नहीं है, बट स्टिल लास्ट 15 डेज की उनके लिए मैं स्ट्रेटजीज बनाऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कंफर्मेशन ये आ रहा है कि मैम आईपीयू सीईटी के लिए बताओ, तो बच्चे एक बार एम्स नर्सिंग का कर लो। आईपीयू सीईटी का आई प्रॉमिस मैं 5th या 6th जून से स्टार्ट कर दूंगी आप लोगों का। फिर आरयूएचएस नर्सिंग के लिए, राजस्थान नर्सिंग के लिए भी आप लोगों को पीवाईक्यूज देना शुरू कर दूंगी। बट एटलीस्ट जो अभी वाला एग्जाम है उस पर फोकस कर लो, क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। So let's see you in the next video. Bye everyone.